हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के सॉल्व कराते हैं ज्योग्राफी में। देखते हैं कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपका, मैग्डेलेना नदी दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी घाटी में से एक है और यह किस देश से होकर बहती है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में है ब्राजील, दूसरा है कोलंबिया, चिली और अर्जेंटीना। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? मैग्डेलेना नदी का नाम है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कोलंबिया। तो मैग्डेलेना नदी कोलंबिया की है। ये देखिए बहाव क्षेत्र, और ये है आपका कोलंबिया। तो जो बहाव क्षेत्र होगा उसका ये वाला जा रहा है, ठीक है। मैग्डेलेना नदी ये मैप में भी इसलिए दिखा देती हूँ कि एक बार अगर आप मैप में देखे रहोगे तो चीजें जल्दी याद होती हैं, और हो सकता है कि इससे रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ ले तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये ना पूछ ले कि जो है इसकी सीमा से लगे हुए कौन कौन से देश हैं। तो कोलंबिया से वेनेजुएला टच कर रहा है, ब्राजील टच कर रहा है, पेरू टच कर रहा है, इक्वेडोर कर रहा है। ये भी पूछ सकते हैं कि उत्तर में कौन है, पूर्व का कौन है, सबसे ज्यादा सीमा किससे लग रही है, सबसे कम सीमा किससे लग रही है, टोटल कितने देश उसकी सीमा को टच कर रहे हैं। और ये पूर्व साइड में है दक्षिणी अमेरिका के कि पश्चिम साइड में, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन ही हमको तैयार नहीं करना होता है, एक क्वेश्चन के साथ साथ हमें देखना होता है कि और कैसे इसको पूछा जा सकता है। और ये चीज मैं बार बार कहती हूँ कि अगर आप करंट भी पढ़ रहे हो ना बेटा, तो अगर कोई देश का नाम या कोई रिवर आ गई या कुछ ऐसे शब्द आ गए, अगर उसमें मैप की जरूरत है तो वो जरूर से करिए, क्योंकि उससे क्या हो, उससे रिलेटेड जैसे ही क्वेश्चन पूछेगा आपका वो तैयार हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पुल मिल्लाऊ वयाडस किस नदी पर निर्मित है? वयाडक्ट जो है वो किस नदी पे निर्मित है? ऑप्शन में है सीन, टार्न, डरांस और लायर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो मिल्लाऊ वयाडक्ट जो है वो टार्न नदी पे है, इसका ये राइट आंसर होगा टार्न नदी। ये आपकी टार्न नदी है। फिर नेक्स्ट है, नदी के नीचे पाई जाने वाली जलवाही हमजा नदी, यानी एक नदी बह रही है उसके नीचे 4 किलोमीटर के नीचे एक दूसरी नदी बह रही है, वो है हमजा। हमजा नदी लगभग नदी के समान लंबाई ली हुई है या समान लंबी है, वो कौन सी है? अमेजन, नील, फ्लैट या अरकांस। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अमेजन नदी। अमेजन नदी के नीचे हमजा नदी बह रही है और लगभग उसी समान दूरी की है। अमेजन नदी कहाँ की है? अमेजन नदी ब्राजील कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका की दक्षिणी अमेरिका? आप भी सोच रहे हो मैम क्या सिली पूछ रही हैं, और ये कहाँ कहाँ हो करके गुजरेगी। अब एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि अमेजन रिवर के नीचे हमजा रिवर बह रही है और इन दोनों की दूरी लगभग समान है। एक क्वेश्चन ये बना, 4 किलोमीटर के लगभग इसकी जो है दूरी मतलब नीचे होगी ये।
दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये किन किन राज्यों से होके गुजर रही है। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि सबसे ज्यादा किस राज्य बोल रही हूँ, किस देश से होके गुजर रही है, ये पूछा जा सकता है। टोटल कितने देश हैं और सबसे ज्यादा किस देश से, सबसे कम किस देश से, ये पूछा जा सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और कहाँ की रिवर है अमेजन, ये पूछा जा सकता है। तो आपको सारे ही क्वेश्चन मैप में देख करके याद करने हैं। और सहायक थोड़े से कम पूछे जाते हैं। जो आपका पैटर्न होगा उसमें जो भारत की नदियां हैं उनकी सहायक नदियां पूछी जाती, इनकी अगर करंट में आए होंगे तो पूछे जाएंगे। और मुख्य मुख्य पूछी जा सकती है, तो एक बार वो हम देख सकते हैं। शहर पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से इसके किनारे स्थित नगर हैं, अगर करंट में आए होंगे तो पूछे जाएंगे। फिर बोस्निया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है। बोस्निया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है, उसमें से एक फिनलैंड है, दूसरा देश कौन सा है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन में है डेनमार्क, दूसरा ऑप्शन है रूस, तीसरा ऑप्शन है स्वीडन और चौथा ऑप्शन है नॉर्वे। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? फिनलैंड के साथ डेनमार्क आएगा कि रूस आएगा कि स्वीडन आएगा कि नॉर्वे आएगा? क्या है इसका राइट आंसर? दो देशों के बीच है तो जाहिर सी बात है कि वो उसकी सीमा को छू ही रहा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्वीडन। फिनलैंड और स्वीडन के बीच में बोस्निया की खाड़ी है। खाड़ी क्या होता है? क्यों बच्चों? चलिए ये कमेंट करके बता दीजिएगा। बाल्टिक सी, यहाँ पे गोल्फ ऑफ बोस्निया, ये देखिए गोल्फ ऑफ बोस्निया यहाँ पे है स्वीडन और ये फिनलैंड के बीच में है। फिनलैंड कुछ याद आ रहा है? झीलें बहुत सारी हैं यहाँ पे, कितनी हैं? कमेंट करके ये सब बताते रहिए, रिवाइज होता रहेगा। कभी कभी कॉमन क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं तो आपसे आशा करी जाती है कि वो क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि नंबर तो वो सेम ही दिलाएंगे, चाहे इजी हो चाहे टफ हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेशिया के झंडे में लाल और सफेद रंग की पट्टियां बारी बारी से शामिल है, तो वो टोटल पट्टियां कितनी हैं? लाल सफेद ऐसे करके कितनी हैं? 20 हैं, 16 हैं, 18 हैं कि 14 हैं? अगर झंडा याद होगा मलेशिया का तो कितनी पट्टियां हैं? तो जो इसका राइट आंसर है वो है 14 पट्टियां। तो उसमें 14 पट्टियां हैं लाल और सफेद मिला करके। ये देखिए अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, तो टोटल संख्या कितनी हो गई इसकी? 14 पट्टियां हैं। और ये कहाँ का झंडा है? अभी अभी बताया हमने, मलेशिया। जी हाँ वही का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। किस देश को जोगियों का देश, हर्मिट किंगडम बोला जाता है? किसको बोला जाता है? उत्तरी कोरिया को, ऑस्ट्रेलिया को, जापान को या थाईलैंड को? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होने वाला है उत्तरी कोरिया। कुछ याद आ रहा है? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया को, दक्षिणी कोरिया को नहीं बोलेंगे, ठीक है? ये देखिए उत्तरी कोरिया, और ये है कहाँ पे? ये देखिए भारत, और ये आपका हो गया क्या? चाइना। और इधर मैप बिल्कुल रट लीजिए, ठीक है? चीन का पड़ोसी है, उधर रशिया है, जापान, ठीक है?
निम्नलिखित में से कौन सी बेलारूस की राजधानी है? वो आपको बताना है कि बेलारूस की राजधानी क्या है। मिन्स्क, ब्रुसेल्स, बाक या मोरोनिक? क्या होगा इसका राइट आंसर? बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क। मिन्स्क किसकी राजधानी? बेलारूस की। बस 4-5 बार इसको देखिए और पढ़िए, याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। और कोशिश करिए कम से कम रटिए, पहले चीजें समझिए। फर्स्ट स्टेप में चीजें आपको समझनी है, सोचनी है, और थर्ड स्टेप में आपके पास रटने के अलावा कोई चारा नहीं है, यानी रटना ही है या रटना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बेलारूस की मिन्स्क, क्योंकि या रटना इसलिए पड़ेगा क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा कि आप वहां पे अपना दिमाग लगा सके या सोच सके। रटा रहेगा तो तुरंत याद आ जाएगा, ठीक है, लेकिन सोच के। अब इसमें बेलारूस में एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसकी सीमा किससे टच हो रही है, सबसे ज्यादा किससे हो रही है, सबसे कम किससे हो रही है, पूर्वी कौन है पड़ोसी देश, पश्चिमी पड़ोसी कौन है, उत्तरी पड़ोसी कौन है, दक्षिणी पड़ोसी कौन है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और दूसरा ये पूछा जा सकता है कि ये किस महाद्वीप में है, एशिया में है, अफ्रीका में है, यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया में है। तो मेन तो पता होते हैं, जो छोटे छोटे देश होते हैं शायद हमारे दिमाग से मिस हो जाए, तो ऐसे याद हो जाएगा। कूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? कूना किस देश की मुद्रा है, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन में है क्रोएशिया, दूसरा ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, सी है केन्या और डी है सूडान। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? लेकिन अब वो उसकी मुद्रा यूरो हो चुकी है, ठीक है, तो शायद याद आ जाए। तो कूना जो है वो क्रोएशिया इसका राइट आंसर होगा। पहले कूना क्रोएशिया की मुद्रा थी, अब यूरो चलने लगा है वहां पे। अब देख लेते हैं क्रोएशिया है कहाँ, ये देखिए क्रोएशिया ये है। क्रोएशिया आपका पड़ेगा ये, ठीक है, क्रोएशिया। उसके ऊपर स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, इधर सर्बिया है, रोमानिया है, हंगरी है, स्लोवाकिया है और ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ठीक है। और इधर आपका स्विट्जरलैंड है, बेल्जियम है, जर्मनी है, ये सब इसके आसपास। ग्रीस नीचे है, बड़े जो देश है इधर है, छोटे छोटे इसके पार्ट है। तो यहाँ की जो मुद्रा है वो देख लीजिए, कूना और यूरो। और ये भी पूछा जा सकता है किसकी चेंज हो गई है, तो भी आप लोग बता दोगे, और पहले क्या थी तो भी आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, क्योंकि हम वहां पे ये नहीं कह सकते कि ये तो चेंज हो गई है तो इसको क्यों पूछा जा रहा है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है मधेसी। अब जैसे इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं अधिकतर करंट में आए होते हैं। मधेसी समुदाय के लोग कहाँ के निवासी हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन में है भूटान, दूसरा है नेपाल, तीसरा है पाकिस्तान और चौथा है मालदीव। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और मालदीव। तो जो मधेसी हैं वो नेपाल के का समुदाय है या नेपाली समुदाय। फिर नेक्स्ट, मिट्टी में खनिजों को लौटाने के लिए कौन सी खेती प्रणाली सबसे अधिक प्रभावी है? अब यहाँ ऑप्शन में है कंटूर जुताई, सीढ़ीदार खेती, व्यम से मृदा की प्रकृति, फसल चक्रानुक्रम या हल चलाना। तो क्या होगा इसका राइट आंसर?
यहाँ पे खनिजों को लौटाने की बात हो रही है। मिट्टी में जो पोषक तत्व या खनिज पाए जाते हैं उसकी बात हो रही है कि किस माध्यम से हम उसको लौटा सकते हैं। एक तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जनजातियों के द्वारा खेत का स्थानांतरण कर दिया जाता था, कृषि का स्थानांतरण, वो ऑप्शन में यहाँ पे है नहीं। दूसरा जो है वो आपको बताना है कि कौन सा है। स्थानांतरण में क्या होता था, दो चीजें होती थी, या तो पशुओं को छोड़ दिया जाता था और वो चर लेते थे, फिर उस पर खुदाई करके वो खेती करते थे, बदल देते थे कि कुछ वर्ष तक इस क्षेत्र पे खुदाई करेंगे, फिर उसको एज इट इज छोड़ देंगे, फिर दूसरे पे, या आग जला करके जंगल को साफ कर दिया जाता था और फिर उस पे खेती करी जाती थी, और दूसरे को छोड़ दिया जाता था और वहां पे पेड़ पौधे और जंगल बन जाते थे। फिर जब यहाँ का उपजाऊपन खत्म हो जाता था तो दूसरी जगह खेती करते थे। एक ये प्रणाली है। दूसरी में आपको बताना है कंटूर जुताई, सीढ़ीदार खेती, व्यायाम या फसल चक्रानुक्रम या हल चलाना। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? अब जो दूसरा है वो ये है कि फसल को एक चक्र के अनुसार हम चलाएं, यानी सब्जियां बोई, रवि खरीफ जायद, आप लोग ने पढ़ रखा होगा, याद भी कर रखा होगा कौन कौन सी फसलें। दूसरा जैसे धान लगाया तो धान के बाद धान ही नहीं लगाएंगे, फिर गेहूं लगा देंगे या दाल की खेती कर देंगे या सब्जियां उगा देंगे। तो जैसे गेहूं है, चावल है, दालें हैं और सब्जियां हैं, तो हर को अलग अलग खनिज की या हर उत्पादन को अलग अलग खनिज की आवश्यकता होती है। तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि इसके खनिजों को फिर से मिट्टी के खनिजों को वापस लौटा सकते हैं। तो वो माध्यम कौन सा होगा? फसल चक्रानुक्रम। कुछ इस तरह से, जैसे मूंग, फिर धान, फिर गेहूं। अब इससे क्या होगा? उपज बढ़ेगी, पर्यावरण की जो गुणवत्ता है उसमें भी सुधार आ जाएगा। ठीक है, देखिए उपज बढ़ाने में सहायक होगा, पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक होगा, और एक जैसी फसल लगातार हमको नहीं मिलेगी। यानी गेहूं 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 ही बहुत हो गया तो भैया दूसरी चीजें क्या होगा? महंगी हो जाएंगी, जो चीज कम हो जाएगी। तो इससे हम क्या करेंगे? ये एक तो मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाएंगे, दूसरा उपज को बढ़ाएंगे, तीसरा पर्यावरण में भी हम सुधार ला सकते हैं इसके द्वारा। तो आज के लिए इतना ही, इस आशा के साथ कि ये जो 10 क्वेश्चन है वो आपके गलत नहीं होंगे, और इसी तरह से 10-10 करके कब हम अपने मंजिल को प्राप्त कर लेंगे हमें खुद नहीं पता चलेगा। यानी ये कहावत कहीं ना कहीं सही है कि बूंद बूंद से सागर भरता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।